दीवानापन एपिसोड 49। अब आगे। उसकी ये बात सुनते ही अचानक से रिधान के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो गुस्से से बोला, व्हाट। इसके जवाब में जन्नत बाहर जाते हुए बोली, हाँ, अब जब मेरा कोई खानदान ही नहीं रह गया। जो मेरे मॉम डैड थे वो जब असलियत में मेरी मॉम डैड है ही नहीं, तो मैं यहाँ किस हक से रह रही हूँ। अब मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हो चुकी हूँ। इसलिए अब मैं अनाथ की जिंदगी जीऊंगी और मुबारक हो आपको। आपको आपका परिवार मिल गया और आपको आपका इकलौता सूर्यवंशी खानदान मिल गया। लेकिन सच कहूँ तो मैं उन्हें बहुत मिस करूंगी, जिन्होंने आज तक मेरे झूठे माँ बाप का रोल निभाया है, और वो इतने अच्छे एक्टर है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनकी तारीफ में क्या कहूँ। उन्हें तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे मॉम डैड बनने की एक्टिंग उन्होंने बचपन से लेकर आज तक इतने अच्छे से की, तो मुझे कभी ये रियलाइज नहीं हुआ कि वो मेरे मॉम डैड है ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर अब आप उनसे मिलोगे तो ये बात जरूर कहिएगा कि मेरी ये जिंदगी तो उन्होंने बर्बाद कर दी। लेकिन अगर मुझे दूसरी जिंदगी मिलेगी तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मुझे उन जैसे मॉम डैड मिले, और उनसे ये जरूर कहिएगा कि मैं उन्हें मिस करूंगी, लेकिन अब मैं उनसे नफरत भी करूंगी। ये कहते हुए वो वहां से बाहर निकल गई और इधर उसकी ये सारी बातें रिधान बस खामोशी के साथ सुनता रह गया। इधर दूसरी तरफ सूर्यवंशी पैलेस में इस वक्त तन्मय स्टडी रूम में काफी परेशान हालत में इधर उधर टहल रहे थे। तभी दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही तन्मय ने रमन को देखकर तुरंत कहा, रमन, 12 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक उस ब्लैकमेलर का ना तो कोई कॉल आया है, ना ही कोई मैसेज। कहीं ये सब कुछ झूठ तो नहीं था, और कहीं ऐसा ना हो कि वो सच में मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि देखो अभी तक मुझे उसका कुछ भी नहीं कॉल नहीं आया। इसके जवाब में रमन ने भी कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि मैं भी यही पूछने के लिए आपके पास आ रहा था कि कहीं ब्लैकमेलर का कोई कॉल वगैरह तो नहीं आया। लेकिन अभी आपकी बातों से लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि वो कोई प्रैंक कॉल होगी। अब आप टेंशन मत लीजिए और जाकर आराम से सो जाए, क्योंकि पिछले 48 घंटे से आप ठीक से सो नहीं पाए हैं उस कॉल की वजह से। ये सुनकर तन्मय ने भी अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं सच में ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि मुझे हर वक्त टेंशन लगी रहती थी, पर अब मुझे चैन मिला। ये सुनकर रमन मुस्कुरा दिया और फिर तन्मय वहां से जाने लगा। लेकिन तभी अचानक से रमन ने कहा, वैसे क्या आपको नहीं लगता कि कभी ना कभी ये सब सच जन्नत के सामने आएगा ही कि आप उसके असली डैड नहीं है। रमन की ये बात सुनते ही तन्मय के चलते कम अपनी जगह पर रुक गए और दूसरे ही पल उसने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो। रमन उनकी तरफ मुड़ और बोला, देखिए मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं बस यही सोच रहा हूँ कि अगर आगे चलकर जन्नत को कहीं से इन सब के बारे में पता चला तब क्या होगा, तब आप क्या करेंगे, क्या इसके बारे में आपने कुछ सोचा है। ये सुनते ही गुस्से के साथ तन्मय ने कहा, ऐसा कभी होगा ही नहीं, मैं उसे कभी ये सच नहीं पता चलने दूंगा, फिर चाहे जो हो जाए। ये सुनकर अब रमन ने भी फिर अपना सर हिला दिया। तन्मय वहां से चला गया और रमन भी वहां से निकल गया। तन्मय जब कमरे में आया तो उस वक्त भावना गहरी नींद में सो रही थी। भावना को देखकर तन्मय में मुस्कुराया और उसके पास जाकर लेट गया। वो उसे ध्यान से देखकर बोला, भावना, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे जो सच छुपाया है वो मैं तुमसे कभी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने तुमसे वो सच बताया तो उससे हमारा घर बर्बाद हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि हमारा ये हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो, इसलिए मैं इस सच को छुपाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये कहते हुए वो मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में लेकर गहरी नींद में चला गया। इधर दूसरी तरफ इस वक्त जन्नत रात में रोड पर बस खामोशी के साथ चल ही जा रही थी। उसे होश भी ऐसा नहीं था कि आधी रात हो गई थी और वो किस हालत में ऐसे जा रही है। उसके दिमाग में तो इस वक्त अपने बचपन से लेकर आज तक की सारी बातें चल रही थी। किस तरह से तन्मय में और भावना ने मिलकर उसे बड़ा किया, किस तरह से तन्मय ने उसकी सारी जिद को माना और भावना ने हमेशा उसे अच्छी अच्छी चीज सिखाई। उन सब को सोचते हुए आज जन्नत की आंखों से आंसू नहीं बल्कि दर्द निकल रहा था। उसे इतना दर्द कभी नहीं महसूस हुआ जितना उसे आज महसूस हो रहा था। वो बस खामोशी के साथ रोड पर चले ही जा रही थी, पर तभी अचानक से एक फ्लैशलाइट उसके चेहरे पर पड़ी और उसके सामने कार आकर रुक गई। जन्नत के कदम लड़खड़ा गए और वो सीधे जमीन पर गिरी। तभी उस कार का दरवाजा खुला और एक इंसान बाहर निकलते हुए बोला, जन्नत, ये तुम हो ना? पर तुम इतनी रात को ऐसे यहाँ क्या कर रही हो? ये कहते हुए तुरंत वैभव आगे बढ़ा और उसने जन्नत को पकड़कर कहा, जन्नत, आर यू ओके? तुम ठीक हो ना? वैभव को देखते ही जन्नत, जिसने अभी तक अपने आंसुओं को रोक रखा था,
वो फिर से बाहर निकले और वो वैभव की बाहों में ही खुद को ढीला छोड़ते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसे इस तरह रोते देख वैभव के भाव बदल गए। उसने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया और उसे अपनी कार में लेकर जाते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ, देखो मैं आ गया हूँ। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है और चुपचाप बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें। क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? पर मैंने तो सुना था कि आज तुम अपने फ्रेशर्स पार्टी में जा रही हो। तो फिर तुम यहाँ इस वक्त आधी रात को रोड पर क्या कर रही हो? जन्नत ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बस उसकी गोद में सिसक सिसक कर रोती रही। तभी वैभव उसे लेकर कार में आ गया। कार दूसरे ही पल चलने लगी। वो जन्नत के आंसुओं को साफ करके बोला, जन्नत ऐसे रो मत, प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ है, क्या बात है? जन्नत ने सुबक कर कहा, सब कुछ खत्म हो गया। ये सुनते ही वैभव ने अब तुरंत उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरा और बोला, व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? क्या खत्म हो गया? इसके जवाब में जन्नत ने रोते हुए कहा, वही जो नए साल पहले शुरू हुआ था, वो सब कुछ खत्म हो गया। वो सब कुछ झूठ था, वो धोखेबाजी थी, मुझे धोखा दिया गया। एक बार फिर से मैं धोखे का शिकार हुई और एक बार फिर से मैं टूट गई वैभव। ये कहकर वो उसके सीने से लग गई और किसी बच्चे की तरह ब्लैंक होकर रोने लगी। उसकी ये सारी बातें सुनकर अब वैभव कुछ पल के लिए चुप हो गया था। फिर वो उसके बालों में अपना हाथ फेर कर बोला, कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम्हें उसे सोचकर इस तरह रोना नहीं चाहिए। ये सुनते ही जन्नत ने अब वैभव को खुद से दूर किया और गुस्से से बोली, क्या अच्छा हुआ इसमें मेरा? बताए मुझे, इसमें क्या अच्छाई छपी है? मुझे पता चल रहा है कि जिन दो इंसानों को मैं भगवान से बढ़कर मानती थी, जो मेरे लिए मेरे माँ बाप थे, वो मेरे बाप थे ही नहीं, बल्कि वो तो कोई अजनबी थे और मैं तो अनाथ हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर मेरे मॉम डैड कौन है और मैं कहाँ से आई हूँ। बताए इन सब में मेरे लिए क्या अच्छाई छिपी है? उसकी ये बात सुनते ही वैभव अब हैरान हो गया और हैरानी के साथ बोला, व्हाट? तो इसका मतलब तुम्हें पता चल गया कि तुम सूर्यवंशी खानदान की असली बेटी नहीं हो? अचानक से वैभव की ये बात सुनकर जन्नत को कुछ समझ नहीं आया और उसने हकलाते हुए कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब आप ये बात सुनकर सरप्राइज नहीं हुए? ये सुनकर वैभव अब अपनी नजरें चुराते हुए बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, पहले तुम शांत हो जाओ। तुम इस वक्त बहुत ज्यादा रो रही हो, इसलिए कुछ समझ नहीं पा रही हो। तभी जन्नत ने अब गुस्से के साथ चिल्ला कर कहा, वैभव सच सच बताए मुझे, आपको भी ये बात पहले से ही पता थी ना कि मैं सूर्यवंशी खानदान की बेटी नहीं हूँ? वो मेरे माँ बाप नहीं है, आपको पहले से ही पता थी ना ये बात? वैभव ने फिर से अपनी नज़र चुरा कर कहा, जन्नत मैंने कहा ना तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जन्नत ने गुस्से से ड्राइवर को देखकर कहा, ड्राइवर अंकल कार रोकिए। ड्राइवर ने हिचकिचाते हुए कहा, पर मैडम अभी हम आधे रास्ते में हैं। इसके जवाब में जन्नत ने दांत पीसकर कहा, मैंने कहा कार रोकिए। ड्राइवर ने कार रोक दी और जन्नत कार से बाहर निकलने लगी। तो वैभव ने हैरानी के साथ कहा, जन्नत तुम कहाँ जा रही हो? जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, आप ही धोखेबाज है। यहाँ सब के सब धोखेबाज है। कोई मेरा अपना नहीं है जिस पर मैं यकीन कर सकूं। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है और न ही आंसू बहाने के लिए किसी के कंधे की जरूरत है। ये कहकर वो कार से नीचे उतर गई। तो वहीं ये सब सुनकर वैभव अब गुस्से से बोला, जन्नत बच्चों जैसी जिद बंद करो। आधी रात का वक्त है, कुछ भी हो सकता है। चुपचाप चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूंगा और वहां तुम आराम करना और फिर जो भी बात होगी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आओ। ये कहकर वो जैसे ही जन्नत के हाथ को पकड़ने को हुआ, उसी वक्त जन्नत ने उसके हाथ को दूर झटक दिया और चिल्लाकर बोली, क्यों आऊं मैं आपके साथ? आखिर आप है कौन मेरे? यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। सब के सब मेरे पर आए हैं, सब के सब अजनबी हैं। यहाँ तक कि मैं खुद भी खुद के लिए अजनबी हो चुकी हूँ। आज तक मैं जिस जन्नत सूर्यवंशी के वजूद को जीती आ रही हूँ, वो वजूद ही झूठ है। मैं अब सिर्फ और सिर्फ एक जन्नत, एक मामूली लड़की हूँ और मामूली लड़की की हेल्प वैभव खुराना नहीं कर सकते। क्योंकि आप तो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तो आप मुझ जैसी नॉर्मल लड़की की मदद क्यों करेंगे? इसलिए चले जाए यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी। तो वही वैभव गुस्से से उसके बाजू को पकड़कर बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम खुद को कब से मामूली लड़की समझने लगी और बेशक से तुम्हारा नाम अब सूर्यवंशी खानदान से नहीं जुड़ा है।
लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए आज भी वही जन्नत हो जिसकी मैंने एक बार हेल्प की थी और तब से ही वो मेरे दिल और दिमाग में आ गई थी और मैं हमेशा से तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने ये चीज़ तुमसे पहले ही बोली थी। इनफैक्ट मैंने वादा भी किया था और मैं उस वादे को निभाऊंगा। और एक बात, मैंने कभी तुम्हारे सरनेम को देखकर तुम्हारी हेल्प नहीं की है और ना ही तुम्हें कभी सपोर्ट किया है, बल्कि मैंने तो तुम्हारा दिल देखा है, तुम्हारा मासूम सा चेहरा देखा है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। इसलिए अब चुपचाप मेरे साथ चलो। ये सुनकर अब जन्नत ने रोते हुए कहा, आपको ये बात कब से पता थी कि मैं सूर्यवंशी खानदान की बेटी नहीं हूँ और आपने ये बात कब से मुझसे छुपा कर रखी है? मुझे सच जानना है। और आपको ये बात कैसे पता चली? मुझे ये भी जानना है। उसकी सारी बातें सुनकर अब वैभव ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले तुम घर चलो, अभी यहाँ रात को टहलना ठीक नहीं है। ये कहकर उसने उसे कार में बिठाया और फिर कुछ देर में कार वहां से निकल गई। अगली सुबह जन्नत की आंख खुली। वो एक अनजान जगह पर थी, लेकिन वो जगह वो अच्छे से जानती थी, जिस वजह से वो बस खामोशी से उठकर बैग पर बैठ गई। तभी रूम का दरवाजा खुला। वैभव अपने हाथ में कॉफी का मग लेकर मुस्कुराकर अंदर की तरफ आते हुए बोला, गुड मॉर्निंग जन्नत। जन्नत ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर नीचे झुका दिया। ये देखकर वैभव उसके पास आया। वो उसकी तरफ कॉफी का मग बढ़ाकर बोला, आई नो तुम मुझसे नाराज हो, पर ऐसी भी क्या नाराजगी कि तुम मुझे गुड मॉर्निंग भी विश नहीं कर सकती। तभी जन्नत ने कहा, वैभव मुझे यहाँ से जाना है। ये सुनते ही वैभव ने कहा, तुमने फिर से जाने की जिद लगा दी। तुम्हें यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम्हें पता है ना कि मैं वैसे भी अकेला रहता हूँ, इसलिए तुम यहीं पर रहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। मैं अब जो भी करूँगी अपने दम पर करूँगी, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ये कहकर वो बेड से उठी और जाने लगी। तभी वैभव ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, जन्नत स्टॉप इट, तुम वाकई बच्चों जैसी जिद कर रही हो। ये सुनकर जन्नत अब गुस्से से रुकी और अपना हाथ झटकते हुए बोली, तो फिर आप मुझे सच क्यों नहीं बता रहे? आपको कब से ये सब कुछ पता था? ये सुनकर अब आखिर में वैभव ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, मुझे ये बात आज से 15 दिन पहले ही पता चल चुकी थी और जब मुझे ये पता चला तब मैं तुमसे ज़्यादा शॉक था, क्योंकि अभी तक चीज़ें इतनी आसान से दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जिस तरह से चीज़ें हो गई है वो सब कुछ मैंने पहले ही इमेजिन कर लिया था। लेकिन इसके आगे अभी वैभव कुछ कह पाता उससे पहले ही गुस्से के साथ जन्नत ने कहा, आपको 15 दिन पहले ही पता था, लेकिन आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या इसलिए क्योंकि आप मुझे ऐसे रोते हुए और बिलखते हुए देखना चाहते थे? क्या आप भी रिधान की तरह है? जैसे ही उसने रिधान का जिक्र किया अचानक से वैभव के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। क्या होगा अब आगे? क्या जन्नत जाएगी घर वापस? क्या चल रहा है वैभव के दिमाग में? फ्रेंड, आप हमारे दूसरे चैनल अनविका चतुर्वेदी वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर्दा ली गई जुनून स्टोरी सुने। आप लोग को जरूर स्टोरी पसंद आएगी। धन्यवाद।